नमस्कार, उत्तराखंड लाइव के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी विधायक महेश नेगी की। बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में आज महिला की मेडिकल जांच कराई गई। दून के गांधी शताब्दी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने महिला का मेडिकल किया है। अब बड़ी खबर यह है कि पुलिस भी जल्द ही महिला के 164 के बयान दर्ज करा सकती है। यही नहीं, महिला इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच सीबीआई से कराएं, इस बात को लेकर के महिला ने दून पुलिस पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया था। इससे पहले महिला ने महेश नेगी पर रेप और धमकाने का आरोप लगाया था। कोर्ट के दखल के बाद महेश नेगी पर केस दर्ज किया गया। वहीं महेश नेगी की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। और अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा, क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होती है या नहीं होती। इसमें सबसे पहले कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद मेडिकल करवाने की प्रक्रिया रहती है, तो उस हिसाब से मेडिकल करवाया जा रहा है। फोकस इसी बात पर है कि लीगल जो प्रक्रिया है उसका कंप्लायंस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए जाएं और बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम सरकार को अब दिया है। हालांकि कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है, लेकिन साफ स्थिति अभी तक नहीं बताई गई है। हाईकोर्ट ने 6 महीने में पूर्व सीएम से बकाया वसूलने का आदेश जारी किया था। पिथौरागढ़ के सुवाकोट में सेना और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने सेना पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सेना ने उनके गांव में पेयजल टैंक को पूरी तरह तोड़ दिया है। इसकी लिखित रिपोर्ट थाने में देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कुछ रोज पहले सेना ने सुवाकोट में पानी की टंकी को तोड़ दिया था, जिसके बाद हजारों की आबादी पेयजल के लिए जूझ रही है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। पूरी करो। हमारी माने ने टैंक तोड़ी, जिसकी जो है अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, जिससे गांव वालों को भय बना पड़ा है। और टैंक तोड़ने के बाद भी आर्मी अपने जो है जवानों को वहां भेज के गांव वालों को भयभीत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जो शिकायत पत्र पुलिस में दर्ज किया है, उस पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण की जाएगी। भूमि की पैमाइश के लिए एसडीएम का अध्यक्षता में हम एक कमेटी गठित करेंगे, जो कि भूमि संबंधित जो विवाद है उसको निस्तारण करने में मदद करेगा, ताकि सेना का जमीन और ग्राम सभा की जमीन का चिन्हीकरण कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि भविष्य में भी कोई विवाद इसमें उत्पन्न ना हो। बात करेंगे बड़ी खबर के। हरिद्वार से बड़ी खबर है। शराब की दुकानों के मैनेजरों से लूट की घटना सामने आई है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर लूटे हैं 16 लाख रुपए। 3 ठेकों के 16 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे मैनेजर। शराब कारोबारी सागर जायसवाल के मैनेजरों से लूट की घटना सामने आई है। इसका फुटेज इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज न्यूज 18 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देर रात कनखल थाना क्षेत्र में यह लूट की घटना सामने आई और इसका फुटेज, वो दृश्य हम आपको रेड सर्कल करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 ठेकों के 16 लाख रुपए लेकर मैनेजर लौट रहे थे और रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। खबर पिथौरागढ़ से है। डोर में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार थल से मुंशियारी जा रहा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गहरी खाई से शव को निकाल लिया है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बरसात के बाद थल मुंशियारी रोड काफी खराब हो चुकी है, जिस कारण इस रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। रुड़की से खबर है। कार और ऑटो की भिड़ंत हुई है। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। महिलाओं को फिलहाल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक को हिरासत में लिया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। रुड़की से खबर, जहां पर हादसा हुआ जिसमें महिलाएं घायल हो गईं, इनको फिलहाल इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब प्रवेश करने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। रुड़की में उत्तर प्रदेश से लगे नारसन बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना जांच के लिए नारसन चेकपोस्ट पर मात्र 150 से 200 कोरोना टेस्ट किट उपलब्ध होने और कर्मचारियों की भी कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आ रहे लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। और गौर सिटी गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। यहाँ लगभग अभी टाइम हो रहा है 12:46। मैं 11 बजे के आसपास आया हुआ था। राइट,
11:46 से आने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अभी जस्ट मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और अभी ये कह रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगेगा। और अभी जो अनलॉक 4 का एसओपी के तहत नारसन चेक पोस्ट पर और अन्य बॉर्डर्स पर भी जो जिस प्रकार से चेकिंग को लेकर के निर्देश मिले हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उसी के क्रम में टेस्टिंग कैपेसिटी और मैन पावर को लेकर के जो हमें किट्स और टीम्स की आवश्यकता है उसके लिए सीएमओ साहब को अवगत करा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे अलर्ट दिख रही सत्ताधारी भाजपा ही सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है। हालत यह है कि पार्टी के अधिकांश नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर रखा है। पार्टी के कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बलबीर रोड स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा है। उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है उससे सबसे ज्यादा भगदड़ भाजपा जैसी पार्टी में है। हम भाजपा के प्रदेश हेडक्वार्टर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो प्रदेश हेडक्वार्टर है जो हर समय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से खचाखच भरा होता था, लेकिन आज की डेट पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आपको एक भी नेता एक भी पदाधिकारी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बीते दिनों में भाजपा के कैबिनेट मंत्री समेत 11 विधायक अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 10 लोग अभी भी या तो हॉस्पिटलाइज हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 16 सितंबर तक होम क्वारंटीन में हैं। यही नहीं, भाजपा के जो संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी हों, महामंत्री कुलदीप कुमार हों, वो पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी इसकी जद में आए, चाहे वो आईटी हेड की बात हो, चाहे प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विपिन कैंथोला की बात हो। विपिन कैंथोला भी अभी कोरोना संक्रमित थे, वो होम क्वारंटीन में है। और इसने भाजपा का जो पूरा गणित था, जो रोड मैप था, वो पूरी तरह से गड़बड़ा दिया है। पार्टी के कई कार्यक्रम बीते दिनों में निरस्त हुए हैं जो अभी चालू नहीं हो पाए हैं। हालत यह है कि प्रदेश हेडक्वार्टर में आने को कोई तैयार नहीं है। ये मीडिया कक्ष है भाजपा का, जहां पर भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बैठा करते थे, तमाम जो मीडिया पर्सन है वो यहां पर बैठा करते थे, लेकिन आज की डेट पर एक भी प्रदेश प्रवक्ता आपको प्रदेश कार्यालय में नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो सुनील प्रभात बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे के सिंडिकेट को तोड़ा गया है। चंपावत में 115 नशे के सौदागरों को पकड़ा गया है, तो जिले भर में 23 किलो चरस, 250 ग्राम स्मैक और 1400 लीटर शराब को बरामद किया गया है। अब नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने का असर यह हुआ है कि युवा भी नशे के बजाय खेल के मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से मिलने वाला स्मैक अब युवाओं की पहुंच से दूर हो गया है। जो हमारा पहाड़ का यूथ था उनका नशे के प्रति काफ़ी रुझान था, पर ये कोरोना काल में जो हमारा यूथ है वो मैदानों में आए, उनके पाँव में फुटबॉल आई, हाथों में बल्ले आए। समय में 115 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बरामदगी में 23 किलो चरस, 250 ग्राम स्मैक। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर राजाजी नेशनल पार्क के मुख्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यहां वायरलेस ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद कोरोना की दहशत के चलते मुख्यालय को फिलहाल 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राजाजी पार्क में कोरोना की दहशत, यहां पर वायरलेस ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते 3 दिन तक मुख्यालय को बंद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून आरटीओ ऑफिस में ऑनलाइन सर्विसेज ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। लाइसेंस रिन्यूअल से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस समेत 100 से ज्यादा सर्विसेज परिवहन विभाग को दे रहा है, लेकिन महीनों बाद भी लोगों के नंबर अब तक नहीं आ पा रहे हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि कोरोना के चलते स्टाफ कम होने से काम की रफ्तार काफी धीमी है। अभी हमारा लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस पे काम चल रहा है। परमानेंट लाइसेंस में हमारा 70 लाइसेंस पर डे बनने झाझरा में बन रहे हैं। तो काम पर सभी शाखाओं में हमारा चल रहा है, लेकिन अभी काम की जो है कोरोना की दृष्टि से हम लोगों ने भी काम किया। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल को प्रधानमंत्री ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी की अहम जिम्मेदारी मिली है, जिससे टिहरी के लोग अब काफी खुश हैं। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी मंगेश खिल्डियाल ने 25 मई को टिहरी डीएम का चार्ज संभाला था और करीब 3.25 महीने टिहरी के लिए इन्होंने काम किया। इससे पहले रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रहने पर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों से ही वो पीएम मोदी की नजर में थे। जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल का कहना है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और कुछ नया सीखने की भी कोशिश करेंगे।
जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जो भी वहां पर कार्य दिए जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निष्ठापूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से उन कामों को किया जाए। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य किए जाए। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले का बौसाल मोटर पुल लोगों की जान के लिए जोखिम बना हुआ है। इस पुल की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के कंधों पर है, लेकिन पुल की हालत कितनी खराब है यह साफ देखा जा सकता है। पौड़ी सतपुली के बीच में 84 गांव को जोड़ने के लिए नयार नदी पर यह पुल बनाया गया था। देखिए इस पुल की हालत। अभी करीब 4 दशक बाद पुल की लकड़ियां गल गई हैं। कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नीचे नयार नदी पूरे उफान पर बहती है और हर रोज बड़ी संख्या में गाड़ियां इस पुल से गुजरती हैं और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। बाकी ठीक था, लेकिन मुझे कुछ सूचना आई, मुझे तो लगता है कि इसने जानबूझ के तोड़ दिया, फोटो खींचने के लिए कोई स्लीपर हटा दिया। लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिली अगले दिन हमने भेज के करके उसे ठीक करा दिया है। हाँ, ये एक्चुअली बेली ब्रिज टेम्परेरी ब्रिज होता है, परमानेंट होता नहीं है। तो इसके बगल में ही ब्रिज सेंक्शन हो गया है, जो वर्ल्ड बैंक डिवीज़न बना रहा है और उसका टेंडर संभवतः हो गया है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और वो 1.5 साल या 2 साल के भीतर नया पुल बन के खड़ा गया। उत्तराखंड में अब कॉलेज ने मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। पहली मेरिट जारी करने के साथ ही एमकेपी डीबीएस कॉलेज में आज से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो रहे हैं। इसके लिए कॉलेज की तरफ से टीचर्स का पैनल तैयार किया गया है, जो स्टूडेंट्स की क्वेरी को दूर करेगा और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों की सेफ्टी को देखते हुए चालान शुल्क भी ऑनलाइन जमा करने का फैसला लिया गया है। बच्चे आ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। अभी टीचर्स को भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनके सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों के, वो भी ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे। तो अभी थोड़ी दिक्कत हमारी कमेटी को भी आ रही है। बच्चों को तो जरूर होगी दिक्कत, लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। श्रीदेव सुमन दून यूनिवर्सिटी के साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आज से फाइनल ईयर के एग्जाम हुए। दून यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम करवा रही हैं। एक रूम में 12 से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जाए, इस बात का ध्यान रखा गया। साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 52 राजकीय महाविद्यालयों के साथ ही 122 प्राइवेट कॉलेजों में ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर और बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए पहुंचे। प्रदेश भर में 180 से ज्यादा एग्जाम सेंटर या एग्जाम वहां पर शुरू हो चुका है। वहीं दून यूनिवर्सिटी ने पहली बार ऑनलाइन एग्जाम करवाए हैं, जिसमें बच्चों ने घर से ही एग्जाम दिए। एग्जाम में 40 मिनट बच्चों को पेपर डाउनलोड और आंसर शीट अपलोड के लिए दिया गया। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय की आज से परीक्षाएं शुरू हो गईं। कोविड के चलते फाइनल चल रही सेमेस्टर की परीक्षाओं में 48,000 छात्र परीक्षा में बैठे। कैंपस महाविद्यालयों में 3 पालियों में चल रही परीक्षा के लिए नैनीताल कैंपस में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। तो कोविड के नियमों के पालन के लिए परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। हालांकि छात्रों में परीक्षा केंद्र में परीक्षा से ज्यादा कोरोना का भय दिख रहा है। सर, तैयारी तो एज यूजुअल जैसे पहले करते थे वैसे ही है, और नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है एंड चिल आउट है बिल्कुल पेपर देने के लिए। कोरोना का तो डर नहीं है? कोरोना का थोड़ा बहुत डर तो है, बट एग्ज़ाम तो देना ही है। हर बच्चे से ये रिपोर्ट ले रहे हैं, जैसे जो हॉस्टल में विशेषकर बच्चे, देखिए लोकल में जो रह ही रहा है वो तो अपने प्रिकॉशंस ले रहा होगा। हॉस्टल के लिए हमने ये कर रखा कि बच्चे जो आउटसाइड द स्टेट है वो तो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आएंगे, रैपिड टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो। और जो बच्चे विद इन द स्टेट आ रहे हैं वो कहीं पर भी पीएससी में जाकर के फिजिशियन से ये लाएंगे कि इनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के एसआरटी परिसर में बादशाही थॉल में 19 सितंबर से होने वाले एग्जाम में बाहरी राज्यों के कुल 238 छात्र छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं। इसमें 72 छात्र और 38 छात्राएं हैं जो अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। फिलहाल उन्हें हॉस्टल में ही क्वारंटीन किया गया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोविड केयर सेंटर में हैं, जिनकी परीक्षाएं बाद में होंगी। डायरेक्टर का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में 19 तारीख से जो परीक्षा शुरू होगी उसमें बाहर के स्टेट के कुल 238 बच्चे इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, और इनमें से 72 बॉयज़ हॉस्टल के हैं और 38 गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं। इसके लिए हमने ये किया है कि वो RT-PCR अपनी नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं, उसके बाद ही उनकी हॉस्टल के अंदर एंट्री है, और इसके बावजूद भी हम उनको 10 डेज़ क्वारंटीन कर रहे हैं उनके रूम्स में ही।
रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत स्कूलों में ही फलों और सब्जियों को उगाकर बच्चों को पोषाहार में देने की एक नई योजना शुरू की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 32 विद्यालयों में फलदार वृक्षों का रोपण भी करवा दिया है। इनके साथ ही जिन विद्यालयों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें भी जल्द इस योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि इस योजना में उद्यान विभाग भी स्कूलों की मदद करेगा। विद्यालयों में जिनमें शिक्षकों ने अच्छे कार्य किए हैं वहां हम फलदार पौधों का रोपण करेंगे। उनके लिए वृक्ष 32 विद्यालयों में पहुंचाए जा चुके हैं। भविष्य में ये विचार है इसमें कि जिन विद्यालयों में अपनी भूमि और चारदीवारी उपलब्ध है उन विद्यालयों में भोजन माता के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करते हुए फ्रेश सब्जियां बच्चों को मिड डे मील में उपलब्ध कराई जाए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की व्यवस्था नहीं होने से हजारों की संख्या में परिवार पलायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के गांव लौली से भी 8 किलोमीटर दूर जैती में पढ़ाई के लिए आज भी बच्चे जाते हैं, जबकि आसपास स्कूल नहीं होने से 50% परिवार पलायन कर चुके हैं। अब लमगड़ा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान खोलने की मांग उठने लगी है। और फील्ड की दुर्दशा आपने देखना जरा, तो उनके नाम से शिक्षण संस्थान खुले और उन्हीं के नाम से चाहे हॉस्पिटल की स्थापना हो या कहीं और संसाधन हो, ताकि महेंद्र सिंह धोनी का गांव एक मॉडल गांव बन सके। इस ओर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। हमारे स्कूल यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हम रोज पैदल ही जाते हैं। गाड़ी रोड तो बहुत दूर है यहाँ से, पर पैदल ही सफ़र करते हैं। बरसात में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, यहीं कहीं गधेरे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के गांव की स्थिति की पलायन की स्थिति देखेंगे तो कभी इस गांव में 50 परिवार यहां पर रहते थे। आज पलायन की मार ये पड़ी कि 24 से 25 ही परिवार इस गांव में रहते हैं। वो भी जिनके छोटे बच्चे हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां से दूर बाहर मैदान की तरफ निकल गए हैं। किशन जोशी, न्यूज 18, लौली, अल्मोड़ा। कोटद्वार से खबर है, जहां पर दुगड्डा के फतेहपुर गांव से होकर गुजरने वाले सिलगाड़ गदेरे के किनारे अंधाधुंध अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे दुगड्डा और फतेहपुर गांव पर अब आपदा का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गदेरे पर अतिक्रमण के चलते गदेरे की चौड़ाई काफी घट चुकी है, जिससे उन पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि अतिक्रमणकारियों की सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। खतरा है उसमें तो भाई, अगर बाई चांस जैसे नदी को कम करेंगे, कभी जब आएगा उसका वो तो हो गई, वो तो होना ही है। उसके बाद ये हम लोगों के लिए तो है परेशानी। जब ज़्यादा पानी आएगा तो उसमें तो वही होगा, होना तो वही है। तो खतरा तो यहाँ तक नहीं है, खतरा दुगड्डे तक का है। हमारे संज्ञान में उन सबको हमने नोटिस भेजे हैं। ये गंभीर मामला है, यही नहीं कहीं भी हो, वाटर बेड में या वाटर एरिया में जो भी निर्माण होगा निश्चित रूप से वो कभी न कभी जो है प्रभावित हो सकता है और वो जान मान के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। गौवंश संरक्षण को लेकर दावे तो तमाम किए जाते हैं और राजनीति में भी गौवंश संरक्षण एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन हकीकत में धरातल पर गौवंश संरक्षण को लेकर कभी कुछ होता दिखाई नहीं देता। देखिए रिपोर्ट। विकासनगर के छरबा गांव के रहने वाले रूमराम, जो पिछले 12 साल से गौवंश पालने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन गौशालाओं में मौजूद ज्यादातर गौवंश लावारिस या फिर पुलिस द्वारा तस्करों से छुड़वाए गए हैं, जिनका पालन पोषण रूमराम अपने खर्च पर करते हैं और इनके पालन पोषण के लिए वो अपने 10 बीघा जमीन भी बेच चुके हैं और उन पर लाखों का कर्ज चढ़ चुका है। जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में जहाँ 10 रुपये 12 रुपये केजी भूसा पड़ता है हम लोगों को, और इनको रख रखाव से लेकर के इनके भरण पोषण तक, दवाई जड़ी बूटी तक जो देना, तो करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे मैं इस टाइम कर रहा हूँ। मैंने अपनी बहुत सी ज़मीन को बेच करके ये काम शुरू किया है। रूमराम ने बताया कि उन्होंने 167 परिवारों को गौशाला में मौजूद दुधारू गायों को इस शर्त पर मुफ्त में दे दिया कि वे इन पशुओं को आवारा घूमने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मैंने लगभग 300-350 गौवंशों को अभी दूसरों को दिया। लगभग 164 परिवारों को अभी तक हम लोग इसी दृष्टि से दूध वाली और उपयोगी गौवंशों को दे चुके हैं। उम्मीद है सरकारी सिस्टम की नजरें इस गौपालक पर पड़ेंगी, जिससे इनका हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी, जिससे वो और बेहतर ढंग से गौवंशों की देखभाल कर सकेंगे। विकासनगर से न्यूज 18 के लिए मुकेश भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड लाइव में खबरें और भी हैं, फिलहाल हुए यहां पर एक ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद उत्तराखंड लाइव में आपका। नई टिहरी से खबर है, जहां पर चंबा रोड पर कार हादसे का शिकार हो गई। आपको बताएं कि इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बौराड़ी जिला अस्पताल लाया गया, जबकि एक मामूली घायल को प्राइमरी इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि कार नई टिहरी से चंबा की तरफ जा रही थी, तभी बादशाही थोल के आगे कार खाई में गिर गई। 3 लोग जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। तीनों का हमने एक्सरे और जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो करा रहे हैं, करा भी दिया है, और अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी मैं राय लेके फिर पेशेंट को जो है उनके अटेंडेंट के साथ फाइनल कर दूंगा। पुलिस इन्फॉर्मेशन हमने भेज दी है। सरकार भले ही बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट करा रही है, लेकिन पर्यटन कारोबारियों का कुछ और कहना है। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने कहा है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट सरकार बॉर्डर पर करा रही है, क्या ऐसे लोगों को होटल में एंट्री दी जाएगी या नहीं, इससे साफ किया जाए। होटल एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कहा है कि होटल के कमरे उन्हीं को दें जो आईटी-पीसीआर और ट्रूनेट टेस्ट कराना होगा। लेकिन अब सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट खुद करा रखी है, उसमें कैसे कमरे दें, इस पर सरकार को अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। द्वारा वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इन टेस्टों में भी हम कमरे दे पाएंगे, ये नीति को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। और खाली आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट और सीबीनेट के ही कराए हुए टेस्टों को हमारे द्वारा मान्य माना जाएगा, या हम अन्य टेस्टों को भी इसमें माने। कोरोना संकट से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी त्रस्त हैं। मार्च से बंद पड़े देहरादून जू में मौजूद 300 से ज्यादा जानवरों के खाने पीने और रखरखाव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देहरादून चिड़ियाघर में 2 गुलदार, 3 मगरमच्छ, 4 ग्लैडिएटर, 4 अजगर समेत 300 से ज्यादा जानवर हैं। इनमें से ज्यादातर मांसाहारी हैं। एक गुलदार को एक दिन में 2.5 से 3 किलो तक मांस देना होता है। 3 छोटे अजगर को मुर्गे तो बड़े अजगर को बकरा देना होता है। अकेले गुलदार पर महीने का करीब 22,000 से ज्यादा का खर्च है। मोटे तौर पर सिर्फ जानवरों की फंडिंग के लिए ही 6 लाख रुपए हर महीने का खर्च आता है। कोरोना के चलते पिछले 6 महीने से पर्यटकों के लिए बंद किए गए जू में 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, जिससे जानवरों के खाने का संकट आ गया है। अभी तो जो हमारा राज्य सरकार द्वारा कुछ बजट हमें आवंटन हुआ था, तो उसी में कुछ हमारा खर्चा चल रहा है। उसके साथ साथ जो है हमारा जो सोसाइटी में जो पैसा हमारे पास है, वो सोसाइटी से ही हमारा वो खर्चा चल रहा है। जू को आर्थिक संकट से उबारने के लिए शासन से 70 लाख की मदद मांगी गई है। वहीं वन निगम की 1 करोड़ की देनदारी पर भी निगम से हालात सामान्य होने तक ब्याज नहीं लेने की अपील की गई है। हमको भी बहुत जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो इतनी मुसीबत हुई हम लोगों को कि हमारे जो जानवर थे उनके लिए राशन नहीं आ पाया। कुछ हमारे यहाँ कार्निवोर हैं, उनके लिए मीट की बड़ी दिक्कत हुई। फिर जब खुला तो जो है वो मीट वगैरह आया तो पैसे के लिए बड़ा दिक्कत हुई कि वो कोई चीज़ जो है हमको जो चीज़ मिल रही थी वो महंगी मिल रही थी। कोरोना काल में देहरादून जू भारी आर्थिक संकट झेल रहा है। मार्च से अभी तक जू को 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जू में भालू समेत अन्य जानवर लाने की योजनाओं पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस में जीनत के साथ। नमस्कार।